नमस्कार। जिस प्रकार समुद्रगुप्त के पिता ने अपने छोटे पुत्र को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, उसी परिपाटी का निर्वाह करते हुए समुद्रगुप्त ने भी अपने छोटे पुत्र चंद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। किंतु उनकी मृत्यु के बाद बड़े पुत्र रामगुप्त ने अपने पिता की इच्छा का अनादर करते हुए स्वयं को सम्राट घोषित कर दिया। चंद्रगुप्त ने भी बड़े भाई का मान रखा और कोई विरोध नहीं किया। किंतु स्वार्थी व्यक्ति कायर और भीरू भी होता है। सम्राट समुद्रगुप्त ने अपने शासनकाल में जिन शकों को भारत भूमि से खदेड़ दिया था, रामगुप्त द्वारा सत्ता संभालने के महज कुछ वर्षों बाद ही शकों ने आक्रमण कर दिया। रामगुप्त ने थोड़ा बहुत प्रतिकार किया, किंतु पराजित होकर एक किले में शरण ले ली और शकों से संधि की वार्ता चलाई। शकों ने संधि की बेहद अपमानजनक शर्त रखी। महारानी ध्रुव स्वामिनी सहित सभी सरदारों की कन्याएं भेजी जाएं, यह मांग रखी। संभवतः शकों ने भी नहीं सोचा होगा कि रामगुप्त यह शर्त स्वीकार कर लेगा। वे तो युद्ध ही चाहते थे ताकि राज्य हस्तगत हो जाए। लेकिन आश्चर्य कि कायर रामगुप्त ने यह शर्त स्वीकार कर ली। महारानी ध्रुव स्वामिनी को काटो तो खून नहीं, वे बेहद दुखी हो गईं और कातर भाव से उन्होंने चंद्रगुप्त से अपनी रक्षा की प्रार्थना की। प्रजा में भी इस समाचार से असंतोष पैदा हो गया था। लोग रामगुप्त से घृणा करने लगे थे और उसके बाद चंद्रगुप्त ने वह ऐतिहासिक निर्णय लिया जिसके कारण वह इतिहास में सदा सर्वदा के लिए अमर हो गए। जो प्रसंग महारानी पद्मिनी और खिलजी का है, लगभग वैसा ही हुआ। अंतर केवल इतना है कि वहां खिलजी जीता था, यहां शकों का पराभव हुआ। यह जागृत समाज की शक्ति का प्रतीक था। क्या सेना, क्या आमजन, सभी आक्रोशित जो हो उठे थे। योजना पूर्वक चंद्रगुप्त स्वयं महारानी ध्रुव स्वामिनी बनकर डोली में बैठा तो अन्य 100 डोलियों में भी सशस्त्र सैनिक बैठे। डोलियां उठाने वाले कहार भी सब सैनिक ही थे, जिनके शस्त्र भी डोलियों में ही छुपे हुए थे। और इस प्रकार लगभग 1000 सशस्त्र सैनिक शक राजा के शिविर में जा पहुंचे। फिर क्या था, जैसे ही असावधान राजा नजदीक आया, मारा गया। उसे मारने के तुरंत बाद युद्ध का शंख फूंक दिया गया। अंदर से जो शिविर में प्रवेश कर चुके सैनिक थे, उन्होंने मार काट मचा दी और शंख ध्वनि सुनते ही बाहर से भी पहले से ही सन्नद्ध सेना खड़ी थी, वह टूट पड़ी। सेना ने तो शकों को धूल में मिलाया, जबकि जनता जनार्दन ने रामगुप्त को उसकी कायरता का दंड देते हुए यमलोक पहुंचा दिया। शक सेना का ठीक वैसा ही विध्वंस हुआ जैसा उसके पूर्व शकारी विक्रमादित्य ने किया था। चंद्रगुप्त राजा बने तो इतिहास ने उन्हें भी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से ही स्मरण रखा, जबकि आमजन ने उसके बाद रामगुप्त का नामकरण शर्मगुप्त कर दिया। यह युद्ध हिमालय की पर्वतीय श्रृंखला में गोमती नदी की घाटी में हुआ था। उक्त घटना का वर्णन करते हुए धार नरेश महाराज भोज ने बाद में स्वरचित श्रृंगार प्रकाश में लिखा, स्त्री वेश निन्नत चंद्रगुप्त शत्रो स्कंधावार मलिपुर शकपति वधायागमत। चंद्रगुप्त द्वितीय ने राज सिंहासन पर बैठने के बाद महारानी ध्रुव स्वामिनी से विवाह कर लिया और साथ ही गुजरात, मालवा और बल्ख तक आक्रमण कर शकों को समूल नष्ट कर दिया। उस समय के शिलालेखों से उनकी दिग्विजय यात्राओं का वर्णन मिलता है। मालवा में सांची के नज़दीक उदयगिरी पर्वत की गुफा में ऐसा ही एक लेख मिला है।
कृष्ण पृथ्वीजार्थेन राज्ञे वेह सहागतः भक्त्या भगवतः शंभोर गुहामेताम कारयत। यह चंद्रगुप्त के सेनापति वीरसेन लिखित है, जो उसने भगवान शिव की पूजा के लिए बनवाई गई गुफा में उत्कीर्ण करवाया। इसका अर्थ है, जिस समय राजा पृथ्वी जीतने आया मैं भी उनके साथ था, भक्तिपूर्वक भगवान शंभु की पूजा के लिए यह गुफा बनवाई। उस काल में भारत 3 प्राकृतिक विभागों में बटा हुआ था। हिमालय और विंध्य पर्वतमालाओं के बीच का प्रदेश आर्यावर्त या उत्तरापथ कहलाता था, तो नर्मदा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का भाग दक्षिणापथ, सुदूर दक्षिण प्रांत को तमिल या द्रविड़ देश कहा जाता था। दक्षिण के राजवंशों में 3री से 6ठी सदी तक वाकाटक वंश का प्रताप बहुत बढ़ा चढ़ा था। वे गुप्त सम्राटों के अधीन नहीं बल्कि मित्र थे। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती का तो विवाह ही वाकाटक वंशी रुद्रसेन से हुआ था। प्रभावती चंद्रगुप्त की नागवंशी रानी कुबेर नागा से उत्पन्न हुई थी, जबकि महारानी ध्रुव देवी ने कुमार गुप्त और गोविंद गुप्त नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया था, जिनमें से कुमार गुप्त चंद्रगुप्त के बाद सिंहासन पर बैठे। दिल्ली के नज़दीक स्थित कुतुब मीनार के पास एक लौह स्तंभ पर चंद्रगुप्त का विजय वृतांत लिखा है। उसके पराक्रम रूपी पवन से दक्षिणी समुद्र अब तक सुवासित हो रहा है। उसने एकाधिराज अपने भुजबल से प्राप्त किया और चिरकाल तक उसे भोगा। उस राजा ने भक्ति भाव से भगवान विष्णु का एक ऊंचा ध्वज स्तंभ विष्णुपद नामक पहाड़ी पर स्थापित किया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू ने विश्व के महापुरुषों पर जो पुस्तक लिखी, उसमें उन्होंने भी इस लौह स्तंभ को चंद्रगुप्त का विजय स्तंभ ही लिखा है। उन्होंने जो लिखा वह अक्षरशः इस प्रकार है। यह लाट कारीगरी का एक बढ़िया नमूना है। इसकी चोटी पर कमल का फूल है, जो गुप्त साम्राज्य का चिन्ह था। गुप्त युग में पुरातन आर्य संस्कृति और संस्कृत का व्यापक रूप से पुनरुत्थान हुआ। संस्कृत राजभाषा थी। संस्कृत के अद्भुत कवि कालिदास इसी जमाने में हुए थे। समुद्रगुप्त के बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय ने काठियावाड़ और गुजरात को जीत लिया, जहां बहुत समय से शक या तुर्की राजवंश के शासन चले आ रहे थे। इसने अपना नाम विक्रमादित्य रखा और उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। आगे लिखते हैं नेहरू जी, इसी युग में चीनी यात्री फाहियान भारत आया। उसने लिखा है कि राज्य में लोग खुशहाल और सुखी थे। न्याय का पालन उदारता से किया जाता था और मौत की सजा नहीं थी। संपन्न और विशाल बौद्ध विहार बहुत थे। मुख्य सड़कों पर धर्मशालाएं थीं, जहां मुसाफिर आकर ठहर सकते थे और जहां सरकारी खर्च पर ही भोजन दिया जाता था। बड़े बड़े नगरों में निशुल्क दवाखाने भी थे। भारत भ्रमण के बाद फाहियान तो समुद्री मार्ग से लंका गया, किंतु उसके एक साथी ताओ चिंग को भारत इतना पसंद आ गया कि वह तो हमेशा के लिए भारत का ही हो गया। तो कुल मिलाकर यह लब्बो लुबाब कि विदेशी पर्यटकों ने भी उस युग के राजा और प्रजा की उदारता का उल्लेख किया है। चंद्रगुप्त की धर्मपरायणता को देखकर ही कई जगह उन्हें राजाधिराजर्षि भी लिखा गया है। निश्चय ही यह ऋषि पद बहुत मायने रखता है और यह किसी को यूं ही नहीं मिल जाता। अजंता की दीवारों पर बने हुए सर्वोत्तम चित्र और विशाल उपासना गृह गुप्त काल की कला के उत्कृष्ट नमूने हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने 23 वर्ष राज्य किया। उनके बाद उनके पुत्र कुमारगुप्त ने 40 वर्ष तक राज्य किया। कुमारगुप्त के पुत्र स्कंदगुप्त सन 453 ईस्वी में गद्दी पर बैठे। उनका कथानक अगले अंक में। और उसके बाद
फाहियान की भारत यात्रा पर पृथक से एक वीडियो बनाने की इच्छा है। अगर मित्रगण देखना पसंद करेंगे और अनुमति देंगे तो। नमस्कार, क्रांतिदूत आपकी राय से ही चलता है।